नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को दोबारा चुनाव पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक को आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत बताया है। आपने ये भी दावा किया कि कोर्ट द्वारा मामले की जांच किए जाने तक मेयर की निगम को चलाएगी। वही सिविक सेंटर को आप बीजेपी पार्षदों के बीच हुए हंगामे को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच हुई हाथापाई और मारपीट को लेकर आईपीसी की धारा 160 के तहत एक मामला भी दर्ज कर लिया है। इसकी जांच में जुट गई है। बता दें कि मामला दर्ज करने के लिए दोनों दलों ने पुलिस को शिकायत दी थी। वही मामला कोर्ट में पहुंचने को लेकर आपकी ओर से दावा किया गया कि अब एमसीडी की बागडोर मेयर और डिप्टी मेयर अब तब तक संभालेंगे जब तक कि हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करता और ये सुनिश्चित करता है कि सदन बिना किसी बाधा के चले। हाईकोर्ट के फैसले पर मेयर शैली ओब्रॉय ने कहा कि यह फैसला उनकी और आम आदमी पार्टी की निजी जीत है। उन्होंने कहा कि सभी ने देखा कि स्थायी समिति के नतीजे घोषित होने से ठीक पहले कैसे बीजेपी पार्षदों ने सुनियोजित तरीके से उन पर और पार्षदों पर व्यक्तिगत हमले किए थे। तो लगातार आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और आप पार्षदों में घमासान लगातार जारी है। वही आपको बताते चले कि दिल्ली हाई कोर्ट की रोक को आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत बताया है। वही आपने ये भी दावा किया कि कोर्ट द्वारा मामले की जांच किए जाने तक मेयर की निगम ही चलाएगी। वही सिविक सेंटर में आप और बीजेपी पार्षदों के बीच हुए हंगामे को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से मामला दर्ज भी कर लिया गया है और साथ ही दिल्ली पुलिस ने आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच हुई हाथापाई और मारपीट को लेकर आईपीसी की धारा 160 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और बता दें कि इसी बीच जांच में जुट गई है पुलिस। आपको बता दें कि मामला दर्ज करने के लिए दोनों दलों ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी और वही मामला कोर्ट में पहुंचने को लेकर आपकी ओर से दावा किया गया कि अब एमसीडी की बागडोर मेयर और डिप्टी मेयर तब तक संभालेंगे जब तक कि हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करता और साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि सदन बिना किसी बाधा के चले। हाई कोर्ट के फैसले पर मेयर शैली ओब्रॉय ने कहा कि ये फैसला उनकी और आम आदमी पार्टी की निजी जीत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी ने देखा कि शुक्रवार को स्थायी समिति के नतीजे घोषित होने से ठीक पहले कैसे बीजेपी पार्षदों ने सुनियोजित तरीके से उन पर और पार्षदों पर व्यक्तिगत हमले किए थे। तो बता दें कि एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और आप पार्षदों में लगातार घमासान जारी है। वही इस पूरे मामले पे दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से रोक भी लगा दी गई है और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इसको अपनी जीत बताया है। वही आपने ये भी दावा किया है कि कोर्ट द्वारा मामले की जांच किए जाने तक मेयर ही निगम को चलाएगी और वही सिविक सेंटर में आप और बीजेपी पार्षदों के बीच हुए हंगामे को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से मामला दर्ज भी कर लिया गया है। और वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस ने आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच हुई हाथापाई और मारपीट को लेकर आईपीसी की धारा 160 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच में जुट गई है। वही आपको बताते चले कि मामला दर्ज करने के लिए दोनों दलों ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी। वही मामला कोर्ट में पहुंचने को लेकर आपकी ओर से दावा किया गया कि अब एमसीडी की बागडोर मेयर और डिप्टी मेयर तब तक संभालेंगे जब तक कि हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं कर लेता। और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करता है कि सदन बिना किसी बाधा के चले और हाई कोर्ट के फैसले पर मेयर शैली ओब्रॉय ने कहा कि फैसला उनकी और आम आदमी पार्टी की निजी जीत है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी ने देखा कि स्थायी समिति के नतीजे घोषित होने से ठीक पहले कैसे बीजेपी पार्षदों ने सुनियोजित तरीके से उन पर और आप पार्षदों पर व्यक्तिगत हमले किए हैं। तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में
रविवार को सीबीआई के सामने पेश होना है। इस दौरान आपके प्रदर्शन की आशंका के चलते सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। इससे पहले केजरीवाल ने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को बुलाया है। हमारे सूत्रों का कहना है कि वे रविवार को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेंगे। और बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पिछले रविवार भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने बजट का हवाला देते हुए पूछताछ टालने की मांग की थी, जिसके बाद एजेंसी ने 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा। सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच पूछताछ से पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जांच में पूरा सहयोग करेंगे और पार्टी नेता और विधायक आतिशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मनीष सिसोदिया सीबीआई जांच के लिए जाएंगे और उनका पूरा सहयोग करेंगे। वहीं पिछले 8 से 10 सालों में आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ 150 से 200 केस दर्ज किए गए, लेकिन वे एक पैसा का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। तो आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति के मामले में आज सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने वाली है। और वहीं सिसोदिया बताते चले कि अपनी मां का आशीर्वाद लेकर सीबीआई मुख्यालय के लिए निकल चुके हैं और वहीं सीबीआई हेडक्वार्टर जाने से पहले वो राजघाट भी पहुंचे। यहां सिसोदिया ने महात्मा गांधी को नमन करा। घर से निकलते समय सिसोदिया ने मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन दिखाया। इस दौरान आप कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन करते रहे। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सीबीआई ने सिसोदिया से सवाल जवाब करने के लिए सवालों का एक डिटेल सेट तैयार किया है। सीबीआई मुख्यालय के आसपास 144 धारा भी लागू कर दी गई है, जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने बैनर लगा दी है। वही आपको बताते चले कि पूछताछ से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया की गिरफ्तारी की अटकलों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भगवान आपके साथ है मनीष, लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ है। जब आप देश और समाज के लिए जेल जाते हैं तो जेल जाना दूषण नहीं भूषण होता है। प्रभु से कामना करता हूं कि आप जल्द से जल्द जेल से लौटे और दिल्ली के बच्चे, पेरेंट्स और हम सबका इंतजार करेंगे। तो वहीं महाराष्ट्र की राजनीति पर बोलते हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव शिंदे और शरद पवार नेता बन सकते हैं तो क्या एक मुसलमान नेता नहीं बन सकता? आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। तो वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में मैसूर चेन्नई वंदे भारत पर पथराव किया गया। पथराव में ट्रेन की 2 खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वही घटना कृष्णराजपुर और बेंगलुरु कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के बीच घटित हुई है। रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी यात्री सुरक्षित बचाए गए हैं। आपको बता दें कि रेलवे पुलिस ने ट्रेन पर पत्थरबाजी की और घटना को लेकर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल किसी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 11 नवंबर को सेमी हाईटेक ट्रेन मैसूर चेन्नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह चेन्नई सेंट्रल से सुबह 5:30 बजे निकलती है और दोपहर 12:30 बजे मैसूर पहुंचती है। बीच में यह बेंगलुरु के केसीआर स्टेशन पर रुकती है। तो वहीं दक्षिण पश्चिम रेलवे बेंगलोर डिवीजन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस साल जनवरी ने रेलवे सुरक्षा बल ने पथराव किया है और कुल 21 मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह के 13 मामले फरवरी में डिवीजन में दर्ज किए गए थे। 2 हफ्ते पहले आपको बता दें कि सिकंदराबाद विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन पर पथराव किया गया था, जब वह तेलंगाना के महबूबा जेल से गुजर रही थी। वही पथराव के कारण एक खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है।
कर्नाटक के बेंगलुरु में मैसूर चेन्नई वंदे भारत पर पथराव किया गया है और वही पथराव ने ट्रेन की 2 खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना कृष्णराजपुर और बेंगलुरु कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के बीच ये घटना घटित हुई है। वही आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और ये भी बताते चले कि इस घटना में सभी यात्री को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वही रेलवे पुलिस ने ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना को लेकर केस दर्ज कर और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल 11 नवंबर को सेमी हाईटेक ट्रेन मैसूर चेन्नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेसवे सप्ताह में 6 दिन चलती और चेन्नई सेंट्रल से सुबह 5:30 बजे निकलती और दोपहर 12:30 बजे मैसूर पहुंचती है। वही आपको बता दें कि इस बीच में ये बेंगलुरु से केसीआर स्टेशन पर रुकती और दक्षिण पश्चिम रेलवे बेंगलुरु डिवीजन में एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस साल जनवरी में रेलवे सुरक्षा बल ने पथराव के कुल 21 मामले भी दर्ज किए हैं। और वही बताते चले कि इस तरह के 13 मामले फरवरी में डिवीजन में दर्ज किए गए थे। 2 हफ्ते पहले सिकंदराबाद विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन पर भी पथराव किया गया था, जब यह तेलंगाना के महबूबाबाद जिले से गुजर रही थी और पथराव के कारण एक खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि घटना में कोई घायल होने की किसी की सूचना नहीं मिली है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के खुजदार जिले में ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। खुजदार स्टेशन हाउस ऑफिसर मोहम्मद जान ससोली ने बताया कि खुजदार के पुलिस अधीक्षक फहद खान कोसों के सुरक्षा दस्ते को रिमोट कंट्रोल विस्फोट में झलावा कॉम्प्लेक्स के पास निशाना बनाया गया। ससोली के अनुसार एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक अन्य ने जिला मुख्यालय अस्पताल खुजदार में दम तोड़ दिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। और वही आपको बता दें कि एसएचओ ससोली ने बताया कि जब धमाका हुआ तब एसपी खुजदार का दस्ता इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा था। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त पुलिस दल विस्फोट स्थल पर पहुंचे और इलाके के घेरने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में मुख्यमंत्री अब्दुल कुदूस बिजलो ने घटना की निंदा की और मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों की भी प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसी कायरतापूर्ण हरकतें हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल नहीं गिरा सकती। बलूचिस्तान के लोग सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो खुजदार में ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें कि खुजदार स्टेशन हाउस ऑफिसर मोहम्मद जान ससोली ने भी ये जानकारी दी है कि खुजदार के पुलिस अधीक्षक फहद खान कोसों के सुरक्षा दस्तों को रिमोट कंट्रोल विस्फोट में झलावा कॉम्प्लेक्स के पास निशाना बनाया गया। ससोली के अनुसार एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक अन्य ने जिला मुख्यालय अस्पताल खुजदार में दम तोड़ दिया है। वही जहां घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। और एसएचओ असोली ने बताया कि धमाका हुआ तब एसपी खुजदार का दस्ता इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा था। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने सारी संभाएं देख ली है, अब मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा। आइए सुनाते हैं और क्या बोला कोश्यारी ने। बता दें कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने सारी सभाएं देख ली है और अब मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब इस राजनीति में नहीं आऊंगा। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा कोश्यारी ने। मैंने कहा कि सक्रिय राजनीति से थोड़ा दूर और उत्तराखंड के विकास उत्थान के लिए
सरकार अनेकों काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, और हमारे युवा अभी भी कोई बम्बई है, कोई दिल्ली है, बाहर जाते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ लोग स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ें, और बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से हमारे संगठन NGOs, बहुत से कॉरपोरेट्स के टाटा, बिरला, अंबानी जाने कितने हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो एक मिलजुल करके सबके बीच में समन्वय बना करके और प्रदेश अगले 5-7 वर्षों में आत्मनिर्भर बने, और जो रिवर्स प्लाइन है, लोग वापस आए हैं, और जो घर घर वापसी का ऐसा आगे लोग करें, उस दृष्टि से जो वो कर सके करूँगा, ये मेरा प्लान है। सर, अगर पार्टी आपको लोकसभा चुनाव के लिए टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, जब मैंने कहा मैं 19 में लड़ने को मना कर दिया था, तो अगर आगे देने का तो सवाल ही नहीं। 81 साल के बुढ़े को तब तक तो 82 साल हो जाएंगे, है? तो लोकसभा मैंने सब सभाएं देख ली हैं, है? अब क्या करना? पार्टी के लिए प्रचार करेंगे? पार्टी के लिए देखिए, जैसे तुम प्रचार करते हो, सभी करते हैं, तो पार्टी ने तो हमको यहाँ तक पहुँचाया है, तो बिना सदस्य बने हुए भी जो भी मैक्सिमम मेरे से सहयोग यहाँ भी होगा, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश बहुत आगे बढ़ रहा है, तो उसमें कहीं बहुत थोड़ा बहुत मेरा भी योगदान हो तो वो करना करूँगा। बाकी उत्तराखंड की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड प्रदेश छोटा है पर समस्याएं बड़ी हैं, और इसलिए स्थायित्व हो, सौभाग्य से एक सुलझा हुआ मितभाषी और सबको साथ दे के चलने वाला ऐसे मुख्यमंत्री हमको मिले हैं। तो मुझे लगता है कि, और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उनको लगातार गाइडेंस है, और हम कोशिश करेंगे कि उनके मार्ग में कैसे और सरल हो, जिससे कि वो और अधिक कर सकें। उस दिशा में जहाँ जहाँ संभव होगा उस हिसाब से विकास के काम है, दूसरे काम है, और सभी लोगों को साथ लेके चलने का काम है, तो उसमें जो सहयोग होगा करूँगा। देखिए, मैंने कहा कि सक्रिय राजनीति से थोड़ा दूर, और तो आपको बता दें कि राजनीति छोड़ने के लिए कोश्यारी ने कहा है, और ये साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का ये बयान आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि मैंने सारी सभाएं देख ली है और अब मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा। ये उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, जहां पर उन्होंने सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा का उन्होंने बयान दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने इस सक्रिय राजनीति में आने के लिए मना किया है। तो बता दें कि उपराज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का एक बड़ा बयान आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी सभाएं देख ली हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा। तो बता दें कि कोश्यारी, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का एक बड़ा बयान आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा का ऐसा बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सारी सभाएं देख ली हैं। तो वहीं 7 दिन बाद बड़ा आंकड़ा पटना जिला के जेठूली पंचायत के गोलीकांड से निकलकर सामने आ रही है। इस गोलीकांड में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। वहीं PMCH में इलाज कर रहे घायल चानरिक काररारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि जिसके बाद पिछले कुछ दिनों से शांत हो रहा माहौल एक बार फिर से गर्म होने की आशंका तेज हो गई है। इस गोलीकांड में घायल 5 लोगों में से अब सिर्फ एक व्यक्ति की ही जीवित बचा है, जिसका इलाज PMCH में चल रहा है। वही आपको बता दें कि मालूम हो सके कि नंदी थाना क्षेत्र के जेठूली में चुनावी रंजिश, जमीन और पार्किंग विवाद को लेकर 19 फरवरी को गोलीबारी हुई थी, जहां 2 युवक की मौत हो गई है। वही अब इस घटना के 7 दिन बीतने के बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 4 हो गया है। वही गोली लगने से जख्मी चानारिक राय की उपचार के दौरान मौत हो गई है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।